फ्रेंड्स, आज जो कहानी लेकर आए हैं वह कहानी है बहू ने जब सास को जलाया तो बेटे ने अपनी पत्नी को सबक सिखाया। कीर्ति की शादी को अब तक 6 महीने भी नहीं हुए थे और उसे अपनी सास से, अपने ससुराल वालों से परेशानी होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती और अपने पति से शिकायत करने लगती। कीर्ति का पति सुभाष अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थीं और उन जिम्मेदारियों को निभाना उसका फर्ज भी था, क्योंकि जब से सुभाष के पिता की मौत हुई तब से उसकी माँ एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाई थी। जब सुभाष के पिताजी जब तक जीवित थे तब तक तो उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वे उन्हें कभी भी अपने घर से बाहर भी अकेला नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर से अगर घेर तक जाने के लिए भी वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे ही जाया करते थे, क्योंकि वे अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें किसी भी बात की परेशानी ना हो, इस चीज का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो सुभाष की माँ वेदवती जी को दुनिया भर की मुसीबत को एक साथ झेलना पड़ा था। इधर सुभाष के पिता की जैसे ही मौत हुई वैसे ही उसका परिवार एकदम से अनाथ सा हो गया था। जब तक सुभाष के पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने घर में किसी को भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी थी तो घर की सारी जिम्मेदारियां किसी को तो निभानी ही थीं, क्योंकि बाकी सपने पूरे करना तो दूर की बात, जो अच्छी जिंदगी वह पहले सुभाष और उसके परिवार वाले जी रहे थे, अब वह जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात थी। अब तो वे लोग अपने रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी परेशान हो गए थे। और सुभाष की माँ वेदवती जी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह अपने घर से बाहर ना निकलें, लेकिन कहते हैं ना कि यह समाज बहुत दोगला है। बातें बनाने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में रोटी ना हो ना तो उसे रोटियां देने के लिए कोई नहीं आता, चाहे वह भूख से बिलख बिलख कर मर ही क्यों न जाए। तो बस वेदवती जी अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती थीं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने बच्चों के लिए कुछ तो करेंगी ही। अब उन्होंने गांव के ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया, साथ ही आसपास के बच्चों के कपड़े वगैरह सिलने लगीं। लेकिन इतने सब से भी वे अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पा रही थीं। सुभाष के अलावा उनकी 2 बेटियां भी थीं। अब उन्हें पढ़ाना लिखाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसीलिए वे दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी करवा सकें। उन्होंने धीरे धीरे पोल्ट्री वगैरह में जाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि खेतों से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे। अब दिन में वे पोल्ट्री में काम करने जाया करती और उसके बाद रात में अपने बच्चों के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम कर लिया करती। जहाँ से भी काम मिलता वहाँ से पैसों को कमाने का उपाय सोचा करती थी और वह उसके लिए दिन रात पूरी मेहनत पूरी लगन से काम किया करती। और फिर यह बात बिल्कुल सच है कि यदि किसी काम को सच्ची निष्ठा से किया जाए तो इंसान को सफलता जरूर मिलती है। आखिरकार सुभाष की बहनों की भी पढ़ाई होने को थी। सुभाष की बहनों को उसकी मम्मी ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया। जब तक सुभाष की ग्रेजुएशन पूरी हुई तब तक उसकी बहनें भी 12वीं कक्षा पास कर चुकी थीं। 12वीं के बाद बहनों ने भी अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए माँ का हाथ बटाने का सोचा और वह अपनी माँ की मदद करने लगीं और उनकी दोनों बेटियां घर में सिलाई करने लगीं और अब वे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थीं। देखते ही देखते उन्होंने अपना अच्छा हिसाब किताब बना लिया। अब तक सुभाष की भी नौकरी लग चुकी थी। अब सुभाष की माँ वेदवती जी ने अपनी बेटियों की शादी करने का निश्चय किया
और जल्दी ही अच्छे लड़के देखकर पहले उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी। उसके बाद उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें कीर्ति के बारे में बताया था। जब वे लोग कीर्ति को देखने गए तो कीर्ति उन्हें एक नज़र में पसंद आ गई थी। तब कीर्ति के घर वालों ने वेदवती जी को बताया था कि कीर्ति को खाना बनाने का बड़ा शौक है और वह बिल्कुल शांत रहती है, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मतलब कि वह बहुत ज्यादा बड़बोली नहीं है, चुगली करना और इन सब चीजों से तो बहुत दूर है। और फिर हमारी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब कुछ कर लेती है। अब यह सब सुनकर वेदवती जी को भी अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, बहू को सब काम आते हैं तो हमें घर घर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम पहले बेटी संभाल लिया करती थी, यदि बहू चाहे तो अपना काम कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब तो शुरू में कीर्ति ने कहा था, नहीं मुझे कोई काम नहीं करना, मैं तो अपने घर के काम करने में ही खुश हूँ और फिर मुझे भला पैसों की क्या ही जरूरत है। घर के कामों से आप निश्चिंत रहें, मैं आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। इसीलिए वेदवती जी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और शादी के बाद जब कीर्ति विदा होकर सुभाष के घर आई तो पहले महीने से ही आए दूसरे दिन वह किसी न किसी बात पर अपना मुंह बनाकर रखने लगी। कभी किसी बात पर तो कभी कभी किसी बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती। शुरू में वेदवती जी ने सोचा कि यह इसीलिए परेशान है कि शायद अपना घर छोड़कर आई है और फिर एडजस्ट होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। किसी भी इंसान को अगर उसके घर से दूर कर दिया जाए तो उसे अपने आप को उस दूसरी जगह के हिसाब से ढालने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यही सोचकर शुरू में वे अपनी बहू कीर्ति की गलतियां नजरअंदाज करती रहीं, लेकिन कीर्ति ने भी हद ही कर दी। उसकी सास जितना चुप रहने लगी वह उतना ही ज्यादा बोलने लगी। अब तो उसे हर बात पर शिकायत रहती थी। सुभाष से आए दिन वह किसी न किसी बात पर शिकायत करती ही रहती कि तुम्हारी माँ ऐसे कहती हैं, तुम्हारी माँ वैसे रहती हैं। आखिरकार उसने सुभाष से कहा कि मुझसे इस घर का काम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक मैं ही क्यों लगी रहती हूँ। पता नहीं तुम्हारे घर में कितना काम है कि यह काम ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब सुभाष भला उसे कैसे मना कर सकता था, क्योंकि उसके अलावा उसकी माँ का भी आखिर कौन ही था। अगर वह किसी से कहता भी तो क्या कहता कि वह अपनी पत्नी को लेकर अलग होना चाहता है, पर किससे अलग होना चाहता है। समाज के लोग उस पर थूकेंगे। सुभाष ने कीर्ति को समझाने की बहुत कोशिश की, क्यों तुम मुझे सब लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना चाहती हो कीर्ति। आखिर मुझे परेशानी तो बताओ कि आखिर परेशानी क्या है, घर में इतना काम तो होता नहीं है। तब कीर्ति ने कहा, सुबह उठते ही जब मैं खाना बनाने लग जाती हूँ तो तुम्हारी माँ को उससे भी परेशानी है। सुबह सुबह उठकर सीधा किचन में मत जाया करो, पहले नहा धोकर पूजा पाठ का काम निपटाया करो, उसके बाद ही किचन में जाओ। और जब तुम्हारा लंच समय से पैक नहीं हो पाता तो कहती हैं कि कोई काम समय से नहीं होता। सुभाष ने कहा, तुम थोड़ा सुबह को जल्दी उठ जाया करो। तब कीर्ति मुंह बनाती हुई बोली, अब क्या सुबह 6 बजे उठकर बैठ जाऊं? अरे 8 बजे तक बिस्तर से उठ जाती हूँ मैं। अब इससे ज्यादा जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारी माँ सोचें कि मैं सुबह 6 बजे उठकर पहले नहाऊं, फिर पूजा करूं और फिर जाकर किचन में खाना बनाऊं, तो तुम्हें उसके बाद ऑफिस भेजूं, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर उन्हें खिलाऊं, तो इतना मेरे बस का नहीं है। साफ साफ कह देती हूँ। और फिर तुम्हारी माँ को यह भी परेशानी कि मैं सुबह ही खाना बनाकर रख देती हूँ। अरे अगर सुबह ही खाना बनाकर रख दिया तो कौन सी आफत आ गई, दोपहर तक क्या वह खाना बेकार हो जाता है? तब सुभाष बोला,
देखो कीर्ति, जहाँ तक बात रही सुबह उठने की, तो माँ ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा। सुबह उठकर तुम समय से खाना पीना बना सकती हो, अगर तुम चाहो तो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो 12 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना है। उसके बाद भी हर बात में तुम्हें माँ की कमी नजर आती है। इतना बड़ा परिवार तो है नहीं, और अगर माँ दोपहर में गरम खाना बनाने के लिए कहती हैं, तो कौन सी आफत आ गई? तुम उनके लिए 4 रोटियां गरम नहीं बना सकती क्या? उसने कीर्ति से कहा। उसने सोचा कि उसे सच या झूठ अब कैसे भी करके अपने पति को अपनी सास के खिलाफ करना ही होगा। यह सोचकर कीर्ति अपने मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह उसकी बात कभी नहीं मानेगा। इसीलिए उसने अपनी सास को बात बताना बंद कर दिया। किसी न किसी बात पर उनसे नाराज हो जाया करती। और कल सुबह तो कुछ नहीं हुआ। बस 7 बजे उसकी सास उसे आवाज देकर कहने लगी कि बेटा उठ जा, आज एकादशी है, उठकर मंदिर चल, पूजा करके आते हैं। और जब उसने एक बार में नहीं सुना तो उन्होंने आकर उसका दरवाजा खटखटाया। और जब वहां दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें कुछ देर हो गई तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब उनकी बहू अपनी सास पर चढ़ बैठी और बोली, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, इतनी बुढ़ी हो गई हो, पर इतनी तमीज नहीं है कि यूं ही दरवाजा खोल दिया। वह तो बस अब पूरे दिन उन्हें इसी बात पर सुनाती रही और आज सुबह उठकर इधर उधर मंडराती रही, पर उसकी सास ने उसे कुछ न कहा। अब आखिरकार किचन में खाना बनाने के लिए आ ही गई और उसने कढ़ी बनने के लिए रखी। अपनी सास को कहा कि जरा कढ़ी चला दो, मैं कमरे में होकर आती हूँ। जैसे ही उसकी सास वहां आने लगी कि उनकी बहू ने अपने हाथ पर कढ़ाई में रखी हुई वह कढ़ी पलट दी, जिससे उसका पूरा हाथ जल गया। उनकी बहू जोरों से चिल्लाने लगी। अपनी पत्नी की चीख सुनकर सुभाष भी दौड़ा चला आया और अब सुभाष ने जब अपनी पत्नी का हाथ जला हुआ देखा तो उसे दौड़कर अस्पताल लेकर गया। तो वह अपनी सास पर चिल्लाती हुई बोली कि यह सब इस बुढ़िया की वजह से हुआ है, सब कुछ इसी का किया धरा है। उसने जो भी किया है सब कुछ जानबूझकर किया है। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी सुभाष। या तो तुम अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम भेज दो या फिर उनसे अलग हो जाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपने घर चली जाऊंगी। सुभाष तो पहले से ही जानता था। सुभाष ने अब अपनी माँ से बात की, जो कि आज सुबह से बेचारी बस रोए जा रही थी। सुभाष ने जब उन्हें इतना रोते हुए देखा तो वह बोला कि माँ, रोने से कोई बात नहीं होगी। अब आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर क्या हुआ था। तब वेदवती जी ने उसे बताया कि आज सुबह सुबह क्या हुआ था, कैसे उनकी बहू ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। सुभाष को अपनी माँ पर पूरा यकीन था। अब उसने कीर्ति से कहा कि वह अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करेगा। कीर्ति चाहे जो कर सकती है। गुस्से में तमतमाती हुई कीर्ति ने एक हाथ से ही अपना बैग पैक किया और बस सामान लेकर गुस्से में निकल पड़ी। अपने घर जाकर अब कीर्ति ने अपने माँ बाप और अपने भाइयों से दुनिया भर की बातें लगाईं। लेकिन सुभाष के ससुर जी सुभाष को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपनी बेटी को भी। उन्होंने बिना देर किए सुभाष को फोन लगाया और उससे बात की। सुबह की सारी बात जानने की कोशिश की उन्होंने कि क्या हुआ था, आखिर सच्चाई क्या है और कीर्ति का इस तरह से अचानक यूं बैग पैक करके मायके आने का क्या मतलब है। तब सुभाष ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। कीर्ति के पिता इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन सुभाष ने उन्हें कहा कि वह खुद कीर्ति के मुंह से यह कबूल करवा सकता है कि यह सब कीर्ति ने अपनी सास को फंसाने के लिए जानबूझकर किया है। जब सुभाष ने इतने भरोसे के साथ यह बात कही तो कीर्ति के पिता भी
कुछ कह ना सके। अब आखिरकार कीर्ति के पिता क्या ही करते, पर अपनी बेटी पर उन्हें इतना भरोसा तो था ही कि वह इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। उन्होंने सुभाष से इस बात का सबूत मांगा और साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम जो कह रहे हो यह सब सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बुरा सबक सिखाऊंगा, बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा तुम्हें। मुझे तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का हाथ जलाने की कोशिश की है। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। सुभाष ने अपने ससुर से बहुत प्यार और बहुत इज्जत से बात की और समझाया कि ससुर जी, आप मुझे केवल 1 हफ्ते का समय दीजिए, बल्कि मैं आपको 2 से 3 दिन में ही यह साबित कर दूंगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मेरी माँ ने कोई झूठ नहीं बोला है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगा। अब कीर्ति के पिता ने सुभाष की यह बात मान ली। अब सुभाष ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि उसने अपने ससुर से वादा तो कर दिया है, पर अब वह अपने वादे को पूरा कैसे करेगा और अब भला कैसे वह अपनी बात पर खरा उतरेगा। वह इस पर बहुत ज्यादा परेशान था और इसी सब के बारे में सोचे जा रहा था कि वह अपनी बात को सच साबित कैसे करेगा, सबूत कहाँ से ढूंढेगा। बस यह सब सोचता सोचता सुभाष खुद ही खुद बोला, अरे भाई, पहले घर पहुंच जाऊं, फिर कुछ सोचता हूँ कि अब क्या क्या करना है। चलो सुभाष, चलो बेटा, वरना आज तो तेरी खैर नहीं। यह सब कहता हुआ सुभाष खुद ही खुद बड़बड़ाता हुआ अपने घर की ओर निकल चला, क्योंकि वह इस वक्त मार्केट में था कि तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई उसकी एक ऑफिस कलीग पर पड़ी, जिसके साथ में एक और लड़की भी थी। वह लड़की सुभाष को जानी पहचानी सी तो लग रही थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। सुभाष के कलीग ने पास आकर उससे पूछा कि और सुभाष, यहाँ क्या कर रहे हो? सुभाष उससे यूं ही बातें करने लगा और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, माँ ने कुछ सामान मंगाया था, बस वही लेने के लिए आया था। इतनी ही देर में उसके पीछे से कोई लड़की बोली, अरे सुभाष जीजू, पहचाना आपने मुझे? सुभाष मुस्कुराता हुआ बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको देखा देखा सा तो लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, पर याद नहीं आ रहा कि देखा कहाँ है। तब वह लड़की बोली, अरे वाह जीजू, इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। तब अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला, ओह सॉरी, याद आया, आपको मैंने अपनी शादी पर देखा था। आप कीर्ति की सहेली है ना? सही पहचाना ना मैंने? तब वह लड़की हंसती हुई बोली, बिल्कुल सही पहचाना जीजू। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। और बताइए कि कैसे हैं आप, और माँ जी कैसी हैं, कीर्ति कैसी है? तब सुभाष चुप हो गया और बोला कि कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है। आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं क्या कि वह कैसी है? तब वह बोली, नहीं जीजू, दरअसल कुछ टाइम से हमारी बात नहीं हो पाई है, और फिर मैं अपने एग्जाम्स में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे बात करने का समय ही नहीं मिल पाया। अब आप ही बता दीजिए। तब उसने कीर्ति की कुछ बातें उसे बता दी। तब वह बोली, क्या सच में उसने ऐसा किया है? और वह लड़की सुभाष से बोली, आप परेशान मत होइए जीजू, मैं उसके घर जाकर उसे समझाती हूँ कि वह जो कर रही है वह गलत है, और साथ ही अंकल को भी समझाऊंगी। तब सुभाष बोला, नहीं, अगर आप सच में उसका भला चाहती हैं तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? तभी के तभी सुभाष के दिमाग में एक आइडिया आया। अब उसके दिमाग में जो आइडिया आया था उसे पूरा करने के लिए उसे कीर्ति की सहेली की मदद की जरूरत थी। तो उसने अपनी साली यानी कीर्ति की सहेली की मदद मांगी। कीर्ति की सहेली ने भी अपनी सहेली का घर बचाने के लिए
और सच को सामने लाने के लिए सुभाष की मदद करने के लिए हामी भर दी। अब सुभाष ने जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे वैसे ही कीर्ति की सहेली दीपा ने उससे बात की। दीपा ने कीर्ति को कॉल किया और 1-2 दिन तक वह यूं ही कीर्ति से बातें करती रही कि तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं, तेरी सास कैसी है, जीजू कैसे हैं। कीर्ति उससे अपनी सास की बुराइयां करनी शुरू कर देती है। अब वह भी बड़े मजे से कीर्ति की सास की बुराई सुना करती थी। अब धीरे धीरे कीर्ति बिल्कुल फ्रैंक होकर उसे अपनी सारी बातें बताने लगी। लगभग 2-3 दिन बाद ही जब कीर्ति दीपा से बात कर रही थी तो दीपा ने कहा, अरे जब तेरी सास इतनी ही बुरी है तो तुझे पीछा छुड़ाने के लिए तू कुछ करती क्यों नहीं? कुछ ऐसा कर कि जीजू तेरी बात भी माने और अपनी माँ को उठाकर अलग फेंक दें। कब तक उनकी सेवा करती रहेगी? तब कीर्ति ने फोन पर उसे सारी बातें कह दी। कहा कि हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही है तू। किया तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। मैंने अपनी सास पर झूठा इल्जाम लगाया कि वह मुझे जलाकर मारना चाहती है, उससे मेरा हाथ जलाया है और बस यह सब करने के बाद मैं गुस्से में अपने घर आ गई। 1-2 दिन में शायद तेरे जीजू भी मुझे लेने आ ही जाएंगे। आखिर मेरे बिना कब तक रह पाएंगे? अपनी उस बूढ़ी माँ को छोड़कर आखिरकार उन्हें यहाँ आना ही होगा। कीर्ति ने अब तक जो भी चाल चली थी सब उसने अपनी उस दोस्त को फोन पर बता दी, बिना यह सब सोचे कि उसकी यह सब बातें फोन पर रिकॉर्ड की जा रही थीं और साथ ही कीर्ति का भाई भी फोन पर यह सब बातें सुन रहा था। अब यह रिकॉर्डिंग सुभाष के पास पहुंच गई तो सुभाष ने बिना देर किए यह रिकॉर्डिंग अपने ससुर जी को भेज दी, जिसे सुनकर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कीर्ति को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम, बेगैरत, तुझे हमने यही संस्कार दिए थे जो तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करके आई है। आखिर क्यों तूने अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया? हमने तो कभी भी तुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हमेशा से ही हमने बड़ों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन तूने क्या किया? हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा कर रख दी, उनका इतना अपमान किया। तू वास्तव में तो इस लायक ही नहीं है कि कोई तेरी बातों पर यकीन करे, क्योंकि जो इंसान तेरी बातों पर यकीन करेगा तो उसी को शर्मिंदा करेगी। कैसी बेगैरत लड़की है तू! अपने आप को शर्मिंदा करने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा। कीर्ति के पिता ने उसे दुनिया भर की बातें सुनाई और उसे अपने घर से निकालकर खड़ा कर दिया। कीर्ति के पिता आज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी उनके बर्ताव से ही। उन्होंने जब कीर्ति को बाहर निकाला तो साथ ही यह भी हिदायत दी कि आज के बाद अगर अपने पति के साथ आए केवल तब ही तो इस घर में आ सकती है, वरना अगर तू अकेले झगड़ा करके इस घर में आएगी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। कीर्ति को अब यह बात समझ आ गई थी। अब वह दोपहर तक अपने दरवाजे का खुलने का इंतजार करती रही, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। ना ही उसके पिताजी ने उसे अंदर बुलाया। आखिरकार कीर्ति अपना सा मुंह लेकर अपने ससुराल पहुंची और अपनी सास को देखकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास ने उसे चुप कराया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। तुम मेरे लिए कल भी मेरी बेटी की तरह थी और आज भी हो। बस तुमने ही मुझे कभी अपनी माँ नहीं समझा, पर शायद अब तुम मुझे अपनी माँ की तरह सम्मान दोगी, उनकी तरह मुझे इज्जत दोगी, और यदि ना भी दो तो भी तुम मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी के समान ही रहोगी। अपनी सास की यह सब बातें सुनकर कीर्ति को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई
हाथ जोड़कर वह अपनी सास से माफी मांगती हुई उनके गले लग गई और अपनी गलती का अब उसे एहसास हो चुका था। भविष्य में कभी भी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव ना करने की उसने कसम खाई और अब तीनों जन परिवार में सुखी सुखी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी लड़की को अपने घर वालों के साथ तो ऐसा बर्ताव करना ही नहीं चाहिए। साथ ही लड़कों को भी आंखें बंद करके अपनी पत्नी की ही बातों पर या केवल अपनी माँ की ही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कम से कम एक बार खुद सच जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई निर्दोष किसी की घृणा ना झेले, किसी की कड़वी बातें उसे ना सुननी पड़े। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप आंख बंद करके अपनी बेटी यदि आपसे कुछ कह रही है तो उसकी बातों में आकर ही सामने वाले को दोषी ठहराना भी सही नहीं है। कम से कम एक बार किसी भी इंसान को अपनी बात रखने का मौका देकर उसे अपना सच साबित करने का मौका देकर गलत को गलत और सही को सही बताकर हम कई बार अपने परिवारों को टूटने से बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।